हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी। क्लास 7th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। एसएसटी में हम देख रहे हैं सीटेट के लिए इसको, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। क्लास 6 का मैंने मैराथन ज्योग्राफी और हिस्ट्री का करा दिया है, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी चैप्टर वाइज कराया है। तो आज हम चैप्टर वाइज क्लास 7th का ज्योग्राफी का भी एसएसटी का देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग को अलग से वीडियोज भी देख सकते हैं, सीडीपी वगैरह की और हिंदी की भी देख सकते हैं, और बाकी अलग से मैंने क्लासेस एनसीईआरटी की कराई, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर था वो पर्यावरण है। पर्यावरण, इससे क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? कौन सा घटक ऐसा है जो शामिल है? मनुष्य भी शामिल है, धरातली स्थलाकृति भी शामिल है, मानव निर्मित वस्तुएं भी शामिल है, प्राकृतिक वस्तुएं भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये हमारा देखिए वायुमंडल है, जयमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है। ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये मानव निर्मित चीज़ें हैं, और ये मानव जैसे परिवार हो गया, ये सब हो गया। हम उसी चैप्टर में इसको कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आप अलग से इसको देख लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं है, 30-30 मिनट की, उससे 20 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो गई है जियोग्राफी की। आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये तो एकदम सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा अगला थर्ड जो दिया हुआ है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच भाषा से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? एक अगला जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाली जीवों का समुदाय, ये नहीं है। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, ऐसा नहीं है, सजीव निर्जीव सब रहते हैं। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वो रहते हैं। तो इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें हमें मिलाना है। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल जो हमारा होता है वो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ए का हमारा जो होगा वो हमारा ए का होगा 3। और ये वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल ही कहते हैं। वायुमंडल में हमारे 3 गैसें पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मतलब और जो अन्य गैसें जैसे हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, ये सब हो गए 1%। वही अगर नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। आप लोग वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। पहले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इसका सेकेंड का हो गया मेरा पहला। और सी का क्या होगा? सी का जो है जलमंडल। जलमंडल क्या होते हैं? तो जलमंडल जलीय क्षेत्र ही तो होते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड। 3, 1, 2। अब हम लास्ट हमारा बचा हुआ स्थल मंडल क्या होता है? तो चौथे का 14, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो ये 4 हो गया। 3, 1, 2, 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। अगला हमारा जो चैप्टर है, अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर शुरू हो रहा है हमारा अगला चैप्टर। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, ये इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? परपटी। तथा सबसे पतली परत है, ये सबसे पतली परत है, तो ये तो सही है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक है, ये तो गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें गलत पूछ रहा है। महाद्वीपीय परपटी सिलिका एल्यूमिनियम खनिजों से बने, हाँ, इसको हम सियाल भी कह सकते हैं, SiAl, मतलब सिलिका हो गया और ये एल्यूमिनियम हो गया। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी है, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल एवं क्रोड का परत का विकास हुआ, ये सही है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्य निकेल एवं लोहे से बने, इसको हम निकेल और लोहे से बने हुए हैं, इसको हम निफे भी कहते हैं, शॉर्ट में निफे। मतलब ये निकेल, निफे जो हो गया, निकेल हो गया, ये हमारा लोहे का हो गया। तो इसमें गलत पूछा तो गलत का आंसर गलत होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसको हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आग्नेय शैल होता है।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है? तो पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे ज्यादा जो होता है क्रोड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोड होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब द्रवित मैग्मा जो है, जो द्रवित लावा या फिर पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बहिर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ये सही है। अगला, जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तब अंतर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ये भी सही है। बहिर्वेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े दाने वाली होती है, ये गलत है। अंतर्वेदी आग्नेय शैल की संरचना महीन दाने वाली होती है, ये गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2। अंतर्वेदी आग्नेय शैल इसमें सूची 1 में दिया ए का, तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल जो होता है ये होता है हमारा ग्रेनाइट। इसका ए का हमें जो लगाना है वो लगाना है 3। बहिर्वेदी आग्नेय शैल क्या होता है हमारा? बहिर्वेदी आग्नेय शैल बेसाल्ट होता है, 2 लगाना है। और शादी शैल हमारे क्या होता है? तो ये चूना पत्थर होता है, 4 लगाना है। कायंत्रित शैल हमारा जो होता है स्लेट होता है। तो 3 2 4 1 जिसका है, तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, 4 1, ये डी का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अवसादी शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य है अवसादी शैलों के बारे में? अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है, ये तो सही है। इन शैलों के जीवाश्म में होने की कोई संभावना नहीं होती है। मतलब ये जो शैल होती है, क्या इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता? ऐसा नहीं है। ये शैलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। मतलब दूसरा जो है वो गलत था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायंत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो देखो, आग्नेय सेल भी और अवसादी सेल भी उच्च दाब एवं दाब मतलब ताप और दाब के कारण आग्नेय मतलब कि ये लोग जो होते हैं कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है। अब हमारा अगला चैप्टर जो है हमारी बदलती पृथ्वी है। हम इससे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है, नीचे दिए कथनों एवं कारण पर विचार करना है और इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। कथन 1 दिया, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है, ये तो सही है। अगला है कारण जो दिया हुआ, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, तो इसमें दोनों सही, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो दिया है वो दिया है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जात बल कहते हैं। दूसरा जो है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। तो ये दोनों सही है, पहला भी और दूसरा भी। मतलब जो पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर घटित होते हैं चीज, उसको अंतर्जात कहते हैं, और जो पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होते हैं या फिर उसके पृथ्वी के ऊपर होते हैं उसको बहिर्जात बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से। पहला, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। हाँ, ये सही है। मतलब भूकंप के अंतर्गत जो भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र ही कहा जाता है। मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको उद्गम केंद्र कहा जाएगा। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। मतलब उसके निकट स्थान, जैसे ये पास का स्थान हो गया तो इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। मतलब ये दोनों सही थे, तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जब हमारी जो नदी है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। मतलब जब नदी जो होती है हमारी मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तब वो बड़े मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मतलब जैसे मैदानी भाग में इंटर की, फिर मोड़दार मार्ग पे बहने लगी, तो इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विसर्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। मतलब कैसी झील का निर्माण किया जाता है? तो चापाकार झील का जो निर्माण किया जाता है वो मैदानी भागों में किया जाता है। चापाकार झील या ऑक्सबो लेक जो होता है नदी द्वारा, ये मैदानी भागों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। देखो समुद्री गुफा भी बनाया जाता है, तटीय मेहराब भी बनाया जाता है, स्टैक भी बनाया जाता है और ये समुद्री भृगु भी बनाया जाता है। ये हम उस चैप्टर में कराए, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये है देखिए, समुद्री गुफा हो गया, ये हमारा समुद्री गुफा हो गया, ये तटीय मेहराब हो गया, ये स्टैक हो गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोएस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो लोएस के मतलब कि निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो पवन है। पवन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोएस के मतलब पवन के द्वारा लोएस का निर्माण होता है। और ये सब जो है बालू के टिब्बे, मतलब बालू के जो टिब्बे होते हैं। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है चौथा चैप्टर जिसका नाम है वायु, उससे क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन से अस्थायी पवने हैं। अस्थायी पवने जो मतलब कि हमेशा बहती हैं, पूर्वी पवने और मानसूनी पवने, इसके नाम से पता चल रहा है मानसून के टाइम पे लू और मानसूनी पवने। और ये समुद्री समीर और पश्चिमी पवने नहीं, लू भी देखो गर्मी के टाइम पे ही चलता है, मानसूनी पवन भी। व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने जो है ये अस्थायी पवने हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं व्यापारिक पवने और पछुआ पवने दोनों अस्थायी पवने के उदाहरण है जो इसे सही उत्तर बनाते हैं। अस्थायी पवने वे होती हैं जो वर्ष भर मतलब बनी रहती है, वर्ष भर चलती रहती हैं, इसको बोलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ये भी पवन के बारे में। पवनों के बारे में दिए गए कथनों ए और बी पर ध्यान दें। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पवने की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो सही तो ये दोनों हैं। पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती, याद रखिएगा। पवने की दिशा निर्धारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना एक मतलब कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है एक कारक के रूप में प्रभावित होता है, ये भी सही है। लेकिन इसका मतलब कि सही व्याख्या नहीं है। तो दोनों ए और बी सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। और ये एग्जाम में आया था अभी 11/1, मतलब कि जनवरी में जो एग्जाम हुआ था वो उसमें आया हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, कथन सत्य है। अन्य कारक जैसे पृथ्वी का घूमना, गर्मी का नमी वितरण, पृथ्वी की स्थलाकृति, उच्च और निम्न दाब प्रणालियों का स्थान हवाओं की दिशा निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी का घूर्णन जो भी है हवाओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। पृथ्वी का घूर्णन हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी का घूर्णन कोरिलोइश बल का कारण होता है जो चलती हुई वस्तुओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। देखो ये सही है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन 21%, और उसके बाद 1% में अन्य गैसें हो गई, हीलियम, ऑर्गन और सारी। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों के में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, तो हमारा ये भी सही। जब हम सांस लेते हैं तो मतलब ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं, नहीं ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। देखो वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, पौधे जो है ना वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पेड़ों की जड़ों से रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सके। मतलब इस तरह से पौधे मतलब उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का आधार सही क्रम मतलब अवरोही क्रम में अधिक से कम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हमने आपको बताया नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मौसम से संबंधित सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होता है। तो मौसम संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में होता है। इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। ये देखिए वायुमंडल की परतें हैं। देखो सबसे पहले याद रखना, क्षोभ मंडल है हमारा, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर हमारी ये मध्य मंडल है, फिर ये हमारा वायुमंडल है, फिर हमारा लास्ट में बहिर्मंडल है। सबसे पहले हमारा याद रखना क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल। और समताप मंडल में ओजोन की क्रिया होती है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ता है। और ओजोन दिवस जो है ना वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। वायुमंडल की संरचना देखो, क्षोभ मंडल है, और उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, फिर वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल है। मध्य मंडल देखो थर्ड स्थान पे आता है। आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं, मतलब कि क्षोभ मंडल और समताप, फिर मध्य, फिर वायुमंडल, लास्ट में बहिर्मंडल है।
अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, मतलब कौन से सत्य हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है, ये देखो सही है, क्योंकि क्षोभ मंडल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर समताप मंडल होता है ये हमारा, फिर उसके बाद से मध्य मंडल स्टार्ट होता है। यह परत बादलों एवं मौसम की संबंधी घटनाएं लगभग मतलब मुक्त होती है, मतलब बादल हो गया, मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होती है, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी सही है, तो ये भी सही है, तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में आने वाली उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगती है। तो जब अंतरिक्ष से वो उल्कापिंड आती है वायुमंडल में, सबसे पहले जब प्रवेश करती है मध्यमंडल में, तो वहीं से जलने लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है, ये तो सही है। दूसरा जो है, समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैसें वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है, मतलब कि फैली हुई है, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों, ये दोनों सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती आतपन्या मतलब कि सूर्यताप कहलाती है, ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन्या फिर सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, ऐसा नहीं, एक समान तो नहीं रहती, आप खुद देख सकते हैं, कहीं कहीं पृथ्वी पे तिरछी पड़ती है, कहीं कहीं पे ठंडा होता है, कहीं कहीं पे बहुत गर्म है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिर्फ पहला वाला सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें बताना है कौन सा सत्य है। वायुमंडल का क्षैतिज वितरण जो है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, ये सही है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है, ये भी सही है। उच्च दाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा है, ये भी सही है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षेत्र की ओर गमन करता है, यानी फिर बहता है, हमने ये भी देखा है, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी सही है, तो इसका राइट आंसर यही हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों में विचार मतलब कि बताना है कौन सा सुमेलित है। ये सबसे पहला जो दिया हुआ है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली अस्थानी पवनें, देखो अस्थानी पवनें जो होती हैं मतलब वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। और दूसरा जो है, विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवनें मौसमी पवनें हैं, ये भी देखो सही है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन किसी विशेष समय में चलने वाली पवनें जो है वो अस्थायी, नहीं देखो ये गलत था, ये गलत था, इसमें सिर्फ सही पहला है, वर्ष मतलब सॉरी, इसमें सही सिर्फ जो है वो दूसरा है, क्योंकि देखो अस्थायी पवनें जो है अस्थायी पवनें जो होती है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, लेकिन ये अस्थानी पवनें दिया हुआ है। और किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के समय विशेष में चलने वाली हवाएं जो होती है अस्थायी पवनें होती है, नहीं अस्थायी पवनें ये नहीं होती, हमने पहले ही देख लिया, अस्थायी पवनें वर्ष भर बहती हैं। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवनें कहलाती, तो ये सही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सुमेलित हैं। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, हमारा 5वां चैप्टर जो है, तो हमारा 5वां चैप्टर जो है वो है जल, वाटर, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है, मतलब इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया जो है जल चक्र में सम्मिलित है। देखो वाष्पीकरण भी है, संघनन भी है, वर्पण भी है, तो ये तीनों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। और निम्नलिखित में किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है, तो सोडियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है, मतलब कि महासागर में जो ज्वार भाटा आता है उसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो सूर्य तथा एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब देखो अगर ऑप्शन में सिर्फ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल दिया रहेगा तो भी गलत है, चंद्रमा का दिया रहेगा तो भी, दोनों का होता है, दोनों का अगर ऑप्शन में दिया रहेगा मतलब सूर्य एवं चंद्रमा, तो यही सही होगा, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी।
अगला हमारा क्वेश्चन जो है बृहद ज्वार। बृहद ज्वार के आने की स्थिति क्या है, मतलब कब आता है बृहद ज्वार? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। हाँ, यही हमने देखो पहले ही क्लास में कंप्लीट कर लिया। जब सूर्य एवं चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो बृहद ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों। बृहद ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में ना होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा का सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। ये तो सही है। अगला है लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी की होती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा लाभ कौन सा लाभ जो है उच्च ज्वार से संबंधित होते हैं? जैसे कि उच्च ज्वार में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, कौन कौन से आराम से काम कर सकते हैं। उच्च ज्वार में नौ संचालन में सहायक होता है, ये एकदम सही है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती है। मतलब कि जब उच्च ज्वार आता है तो मछलियां जो होती हैं महासागर से बाहर आ जाती है, तट पे बहुत ज़्यादा पास में आ जाती है, तो पकड़ने में आसानी हो जाता है। और उच्च ज्वार में नौ संचालन भी सहायक होता है। थर्ड है ज्वारी तरंग द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। तो ये भी सही है। तो मतलब ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है महासागरी धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें असत्य है, कौन सा गलत है? महासागरी के बारे में जो महासागर धाराएं होती हैं, गर्म महासागरी धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ये तो सही है। ठंडी धारा होती है महासागरी, ध्रुव एवं उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। ये भी सही है। लैब्राडोर महासागरी धाराएं उष्ण जल धाराएं होती है। ये गलत है। महासागरी धाराएं आसपास के क्षेत्र में तापमान को भी प्रभावित करती है। ये भी सही। तो उसमें गलत पूछा तो गलत का आंसर गलत, ऑप्शन सी हो गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा महासागरी क्षेत्र विश्व में भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र को माना जाता है? मतलब कि मत्स्य क्षेत्र का अर्थ हुआ कि कहाँ पे बहुत अच्छे से ऐसी कौन सी धारा है जो माना जाता है कि जहाँ पे होता है अच्छा से मछली उत्पादन हो जाता है। तो वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। ऐसा जगह जैसे इस तरफ से गर्म धाराएं आ रही है, इस तरफ से शीत, जहाँ पे ये दोनों मिलती है तो वो मछली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है जापानी भाषा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापानी भाषा से हुई है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इससे हम बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? मतलब किसी वनस्पति की वृद्धि किस पे निर्भर करती है? तो देखो तापमान पे भी करती है, नमी पे भी करती है, मिट्टी की परत की मोटाई पे भी करती है, वन्य जीव नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में दिया है, इसमें विचार करने के लिए बोल रहा है और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसमें ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये तो सही है। अगला जो हमारा है इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ये भी सही है। इनके नाम से ही पता चल रहा है उष्णकटिबंधीय से। इन वनों में दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। तो ये भी सही है। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी, 1 2 3। अगला हमारा जो चैप्टर है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये तो सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ये मानसूनी वन होते हैं। इन वृक्षों के जो वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही है।
अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, वो है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये मतलब पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ये सही है या फिर गलत है। दूसरा जो है, ये वन समांतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर स्थित है, पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उपयुक्त में से किन वनों की विशेषता को बताता है, मतलब ये कौन से वन की विशेषता बता रहा है। जैसे ये जो ये वन है मतलब कि जंगल मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है, और ये वन समांतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, और इन वनों में दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है, ये बताना है। इसमें बताना है, पहला, उच्च अक्षांशी की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार के वन अधिकांश उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं, ये भी सही है। तो इसका तो फिर राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन को विश्व मतलब कि इसको कहते हैं विश्व का फलोद्यान, इसका राइट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, महाद्वीप के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं, तो किस भाग में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, और उसके बाद से जो है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 और 3। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, शंकुधारी वनों के संदर्भ मतलब शंकुधारी वनों के बारे में दिया है। इसमें पूछा है कौन सा सही है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्धों में उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं, ये सही है। और ये हिमालय में वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और ये शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं, ये गलत है। शंकुधारी वनों को टैंगा भी कहा जाता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3 वाला गलत था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, वो है वन एवं उनके वृक्षों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन से वन मतलब कैसे होते, कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये मतलब क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं ये आबनूस मोहगनी होते हैं, तो इसका चौथा हो गया, मोहगनी होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है, तो ये जो होता है ये सागवन और शाल के वृक्ष होते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये इसका थर्ड हो गया। और शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन जो होते हैं वो होते हैं एस बीच, मतलब कि ये दूसरा हो गया। तो अभी एक बचा है, तो शंकुधारी बीज क्या होते हैं, तो ये हमारा हो गया चीड़ एवं देवदार। तो ये 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। अगला है, उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती हैं। अफ्रीका का शवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय मतलब घास स्थल का उदाहरण है। तो इसमें जो सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है कौन सा सही है। ये घास स्थल जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरों में भागों में पाए जाते हैं, ये सही है। अगला है, यहाँ की घास आमतौर पर छोटे एवं पौष्टिक होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 दोनों सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, और यहाँ केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। और ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। मतलब ये घास स्थल जो है इनके बारे में हमें विचार करना है। शवाना, बेल्ट, कंपोश और लानूस, उपयुक्त में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है के उदाहरण है। तो देखो, उष्णकटिबंधीय के जो है शवाना भी है, और ये जो है कंपोश भी है, इसको कंपास भी बोल सकते हैं, इस तरह कंपास भी बोलते हैं, और चौथा जो है लानूस भी। तो ये सब उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है। तो कौन है, मतलब देखो अभी हमने देखा, अभी हम उष्ण और शीतोष्ण में अंतर कर लेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे और देखा है।
देखो सबसे पहले पंपाश भी है, क्योंकि वहाँ पे देखो वहाँ पे शवाना था, कंपोज था, और प्रेयरी भी है, और बेल्ट भी है, स्टेपी भी है, डाउन्स भी है। तो ये सारे जो हैं शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण है। फिर से देख लीजिएगा, पंपास, प्रेयरी, बेल्ट, स्टेपी, डाउन्स जो हैं ये सब शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण हैं, घास स्थल हो गए ये। तो क्लास 7 के जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिए क्वेश्चंस। आगे की वीडियो मतलब आगे के चैप्टर्स के लिए आप वीडियोस को देख लीजिएगा, मैंने सारी प्लेलिस्ट बना दी है ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।